हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास के अंदर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन किया था। और आइडियल ट्रांसफार्मर में बच्चों वो चीज़ें हमने कंसीडर नहीं की जो हमें कंसीडर नहीं करनी है, जो हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम कर रहा था। जैसे जो भी लॉसेस कंपोनेंट थे हमने नहीं कंसीडर किए वहाँ पे। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमें वो सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सी चीज़ें कंसीडर होंगी, एक बार मैं उनके लिए बता देता हूँ। एक तो बच्चों ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसके अंदर एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होगा, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, जिसके कारण लॉसेस होंगे। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, क्योंकि लॉसेस तो होंगे प्रैक्टिकली। और एक हमारा यहाँ पे जितने भी लॉसेस है वो कंसीडर करेंगे, हमारी कोर लॉसेस कंसीडर होंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद नो लोड। नो लोड का मतलब है कि लोड कनेक्टेड नहीं होगा, तो I2 का भी फिलहाल कोई रोल नहीं है। अब एक चीज सुनो बच्चों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया सेकेंडरी और प्राइमरी। अब इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं फाई की बात करूंगा, ये बिल्कुल आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह ही होगा। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से। प्राइमरी साइड देखो बच्चों, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो, आइडियल ट्रांसफार्मर हो, तो आईएम तो फ्लो होगा ही होगा। आईएम क्यों फ्लो होगा? क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट वो कंपोनेंट होता है जो कोर के अंदर मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करता है, मतलब कोर के अंदर फील्ड को क्रिएट करने का काम करेगा। समझ रहे हो बात को? और IW क्या होगा? आपका एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट होगा। एक्टिव का मतलब है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो एक नया कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा IW, क्योंकि इस कंपोनेंट के कारण यहाँ पे क्या होंगे? लॉसेस होंगे कोर के। समझ गए हो बात को? और इन दोनों का जो सम है बच्चों, इन दोनों का जो फेजर सम है उसे हम कह देंगे I नॉट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। समझ गए कहानी? तो यहाँ पे I नॉट जो होगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, वो IW और IM दोनों का क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? दोनों का सम। IW की अगर हम बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में तो IW हमने कंसीडर करना ही नहीं है। यहाँ पे I नॉट केवल होगा IM के बराबर, सॉरी आइडियल ट्रांसफार्मर में। लेकिन प्रैक्टिकल में IW आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और इन दोनों का फेजर सम आपका नो लोड करंट होगा। एक चीज सुने, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2016-17 के एग्जाम में, कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है? तो एक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट का सम होता है। समझ गए हो कहानी? ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दिखाई हुई हैं। एक तो IW बच्चों, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि IW जो है ये आपका फुल लोड करंट का 1 से 2% होता है। इसका मतलब ये है बच्चों, अब बात ये आती है कि सर फुल लोड करंट क्या है? फुल लोड करंट कह दो या रेटेड करंट कह दो, इसका मतलब वो फाइनल करंट है जो ट्रांसफार्मर में फ्लो होगा। वो जितना भी फ्लो होगा बच्चा, उसका 1 से 2% हमारा क्या होगा? एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट होगा। ओके, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2 से 6% होता है। ओके, अब एक बात आओ बच्चों, IW और IM का फेजर सम क्या है? I नॉट है। अगर बच्चों इन दोनों का सम है तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्रांच और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ब्रांच पैरेलल में होगी कि नहीं होगी? बोलो, पैरेलल में होगी ना, क्योंकि इन दोनों का सम है। और सम तभी हो सकता है अगर करंट आपका अलग अलग ब्रांच में जा रहा है। इसका मतलब एक ही ब्रांच में जा रहा होता तो मैं दोनों को बराबर दिखाता, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग ब्रांच में जा रहे हैं। अलग अलग ब्रांच में जा रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा? नो लोड करंट। और ये होता है बच्चों फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है। तो आपसे एग्जाम में थियोरेटिकली पूछा जाता है कि नो लोड करंट फुल लोड करंट का कितना परसेंट होता है? 2 से 5%। अब सुनो इधर, अब बच्चों इस कंपोनेंट का मैं फेजर बनाता हूं। देखो फाई जो है वो तो रहेगा ही रहेगा,
और आपको एक चीज पता है बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर में ये आप बना चुके हो कि फाई और IM दोनों सेम ब्रांच में होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, सेम अल्टरनेटिंग फील्ड में है, क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन होगा वही मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये दोनों सेम रेफरेंस में होंगे। IW बच्चों एक्टिव कंपोनेंट है, मतलब रेजिस्टिव कंपोनेंट है, तो आपको एक चीज पता ही है कि इन दोनों के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है IW। अब बच्चों इन दोनों का फेजर सम जो हम दिखाएंगे वो फेजर सम निकल के आएगा I0। तो I0 क्या होगा, IW का फेजर सम प्लस IM का फेजर सम, या आप I0 को हम आगे भी देखेंगे ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट में, इन दोनों का अंडर रूट IW का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो फाई नॉट है बच्चों, एंगल जो आपको दिखा रखा है फाई नॉट, एक्चुअली फाई नॉट एंगल किसके बीच में है, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट के बीच में ये जो एंगल है फाई नॉट, इस एंगल को बोलते हैं नो लोड एंगल। और ये एंगल बच्चों याद रखना है, थियोरेटिकली एग्जाम में पूछा जाता है, ये 70 से 75 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। अब एक बात बताओ, अगर नो लोड पावर फैक्टर निकालना हो और मैं फाई नॉट बच्चों 70 से 75 डिग्री के बीच में रखूं, तो लगभग मेरे को नो लोड पावर फैक्टर कितना मिलेगा, 0.2 लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता ही है इंडक्टिव ब्रांच लगी हुई है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ब्रांच लगी हुई है। और उसके बाद में ये जो आप नीचे का एंगल देख रहे हो अल्फा, इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस एंगल, कि जो आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं उनको ये डिनोट करता है। इसका मतलब बच्चों हिस्टैरिसीस एंगल ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, क्योंकि 70 से 75 डिग्री एंगल तो आपका नो लोड एंगल ही हो गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरी ब्रांच है बच्चों, आगे हम जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये होती है कोर ब्रांच। भाई XM कोर का ब्रांच है और IW भी कोर का ब्रांच है, तो ये कोर की ब्रांच है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। In ideal transformer, we are not consider primary winding resistance and reactance, but in practical transformer we have to consider। सही बात है भाई, प्राइमरी, अब देखो नो लोड है तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो लोड में बच्चों सेकेंडरी साइड करंट ही नहीं जाएगा। अब करंट नहीं जाएगा, जिस ब्रांच में करंट नहीं जाए उस ब्रांच का कोई यूज ही नहीं है, तो हम यहाँ पे नो लोड के लिए प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस वाला सर्किट दिखाएंगे। तो आपको पता है कि प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 और प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस X1। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या है वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो बोल देता है कि प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस इतना है, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रेजिस्टेंस इतना है। तो आपको कुछ नहीं करना, लीकेज वर्ड आए चाहे कोई वर्ड आए, हमें तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस है। ओके, I0 हो गया प्राइमरी साइड फ्लो होने वाला नो लोड करंट, और V1 आपकी सप्लाई हो गई बच्चों, और E1 आपका प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड EMF हो गया। अब बच्चों लूप आपको लगाना आता ही है, हमने पहले ऑलरेडी सर्किट पढ़ाई है। लूप लगाओगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, V1, अब आपको पता है यहाँ तो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होगा तो माइनस, फिर यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे भी माइनस, और फिर प्लस से माइनस गए तो यहाँ पे भी माइनस E1। समझ गए कहानी? ओके, तो V1 बराबर क्या होगा हमारा, E1 I0 R1 प्लस JX1। अब सुनो इधर चीज बच्चों, जब आप फेजर बनाने जाओगे तो यहाँ पे E1 रख रहे हो आप, तो E1 होता है माइनस NdΦ/dt। इसका मतलब ये है बच्चों, ये चीज तो माइनस की है, लेकिन माइनस NdΦ/dt तो फेजर में कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो आप दिखा पाओ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे E1 की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस E1, और माइनस E1 का वैल्यू कितना होगा, NdΦ/dt। भाई E होता है माइनस NdΦ/dt लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो माइनस E क्या होगा, NdΦ/dt।
लेकिन एन डी फाई बाई डी टी रखने के लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा -E1। ओके, समझ गए कहानी? ओके, उसके बाद में वही सेम चीज है। अब इस चीज को हमें दिखाना है फेजर के अंदर, इसे एक बार आप भूल जाओ। अब इस चीज को फेजर में दिखाना है। अब सुनो ध्यान से, आइडियल ट्रांसफार्मर वाला फेजर बनेगा ही बनेगा नो लोड वाला, प्लस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल चीजें और ऐड हो जाएंगी। जैसे एक तो ये वाली चीज ऐड करनी है और एक आपको IW को भी दिखाना है। समझ गए कहानी? तो आओ आगे। ओके, 1 मिनट। ओके, अब देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। देखो ये तो आप नोट कर लेना, मैं आपको ये बना देता हूं। सबसे पहले हम दिखाएंगे फाई, आइडियल ट्रांसफार्मर वाला तो बनाओ बच्चों। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और जो फाई है आपका सेम ही रेफरेंस में होगा, करेक्ट है। E1 और E2 अब आपको बच्चों बताने की जरूरत नहीं है। E1 और E2 आपका लैग करेगा क्योंकि EMF इक्वेशन हम कल ड्रॉ कर चुके हैं। पहले तो ना आइडियल ट्रांसफार्मर वाला सारा फेजर बना लो, फिर आपको पता ही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। अब यहाँ पे आपको -E1 तो दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि बच्चों V1 हमारा सम है किसका? -E1 प्लस I0R1 प्लस JI0X1। अब पहले समझो इधर। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा IW कंपोनेंट को, क्योंकि IW आपको पता है एक्टिव कंपोनेंट है। IW मैंने दिखा दिया। ओके, क्योंकि V1 आपकी सप्लाई होगी और V1 के रेफरेंस में ही रहेगा आपका IW। और यहां पे मैं दिखाऊंगा नो लोड करंट, दोनों का फेजर सम क्या होगा? I0। ये चीज मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब एक चीज देखनी है आपको यहाँ पे। अब ये हो गया आपका -E1, लेकिन बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर में तो हमने प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस कंसीडर, ये वाला कंपोनेंट कंसीडर किया ही नहीं था, तो हम V1 बराबर -E1 रख रहे थे। अब थोड़ा ध्यान दो, अब आपको I0R1 दिखाना है फेजर में, तो I0R1 कैसे दिखाया जाएगा? थोड़ा ध्यान दे। I0 करंट के पैरेलल दिखाया जाएगा और E1 के साथ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है इसका मतलब I0 के दिखाओ पैरेलल और E1 के साथ आप करो ऐड। समझ गए हो कहानी? तो ये बनेगा I0R1। अब बच्चों मैंने आपको AC सर्किट के अंदर बताया था कि I0X1 का रिलेशन I0R1 से क्या होता है, तो आप बोलते हो सर 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री इधर लूं के इधर लूं, वो बात है। तो 90 डिग्री हम ऊपर की तरफ लेंगे। क्यों लेंगे भाई? इधर ऐड हो रहा है और इधर नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस हो रहा है, तो ये तो आपको लेना नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपका I0X1 और ये जो आपका आ गया ये दिखा देगा बच्चों किसको? V1 को। समझ गए कहानी? ये किसको दिखा देगा? V1 को। तो ये आ गया आपका V1। इसका मतलब फेजर डायग्राम आपका बन गया है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, फाई और IM को दिखा दो, फिर IW कंपोनेंट को दिखाओ। सबसे पहले I0 ड्रॉ करो, I0 के बाद में -E1 तो आपने आइडियल में भी ड्रॉ किया था। अब बात आती है I0R1 को कैसे दिखाना है, तो फेजर का रूल होता है I0 करंट के पैरेलल दिखाओ, तो पैरेलल दिखाओगे I0R1। I0X1 को कैसे दिखाना है? 90 डिग्री पे दिखाना है, लेकिन ये ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो ऊपर की तरफ दिखाओ, I0R1 से 90 डिग्री पे ले जाओ। फिर बच्चों इनको आपस में कनेक्ट कर दो और कनेक्ट करने पे आपको मिलेगा V1 और ये जो एंगल है ये आपका होगा φ0 एंगल, नो लोड एंगल। अब सुनो एक चीज ध्यान से, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कई बार आया, मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया, यही डिस्कस कर देता हूँ। एक ना बच्चों क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बढ़ाया जाए, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट मतलब IM,
बढ़ाया जाए तो नो लोड पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ता है या पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ता है। तो एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये मैं मान लेता हूं कि मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट 1 है और उस कंडीशन पे ये नो लोड करंट आया और ये जो एंगल आया है अभी ये मेरा आ गया फाई नॉट 1। लेकिन मैंने बोला कि मैंने मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ा दिया, मतलब मैंने मैग्नेटाइजिंग करंट बच्चों यहां ले लिया, ठीक है। अगर मैंने मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यहां ले लिया तो मेरा जो फेजर सम आएगा वो कुछ यहां पे आएगा। इसका मतलब एक चीज देखो, ये जो एंगल है आपका नो लोड एंगल ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को बढ़ाया जाता है तो आपका नो लोड एंगल बढ़ता है। अगर एंगल बढ़ेगा बच्चों, इसका मतलब अगर थीटा बढ़ता है तो कोस फाई मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ट्रांसफार्मर कोर का मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ाया जाता है तो उसके पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है या लोड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ गए हो कहानी। ओके, एक चीज और देख लो यहाँ पे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं और हमारे काम भी आएगी आगे। Z1 हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग इंपीडेंस बच्चों R1 प्लस JX1, इसको प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं और मैंने अभी आपको बताया था कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लीकेज इंपीडेंस भी बोलता है, आपको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये इंपीडेंस होता कितना है, मतलब ये इंपीडेंस मैं आपको बता दूं ज्यादा नहीं होता। आपसे पूछेगा कि लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप कितना होता है, तो बच्चों 2 से 5% होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने V1 जो सप्लाई दी है उसका 2 से 5% ड्रॉप होगा। कितना होगा, 2 से 5% ड्रॉप होगा। समझ गए कहानी। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। ये तो था नो लोड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, अब हम करेंगे लोड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात। तो यहाँ पे अगर देखें लोड, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, लोड तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये चीज तो हमें कंसीडर करनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ओके, तो लोड कंपोनेंट तो हमें लगाना है। तो अब एक चीज क्लियर है कि अब हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर बना रहे हैं बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखो, ये तो करंट जाएगा ही जाएगा नो लोड वाला, कहने का मतलब IM हो गया, ठीक है, और हमारा IW हो गया, ये तो कोर वाला कंपोनेंट है, ये तो फ्लो होना ही होना है। प्लस बच्चों अब वो लेंज का लॉ लगेगा, जब लोड लगा होता है तो आपको पता है कि सेकेंडरी साइड करंट जो फील्ड जनरेट करता है वो इधर की साइड जनरेट करता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा इसको वीक कर देता है। वीक करने से क्या होता है, आपका E1 कम हो जाता है और E1 कम होने से फिर प्राइमरी साइड एक नया करंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे आप क्या कहते हो, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट कहते हो। इसका मतलब प्राइमरी जो करंट होगा वो आपका एक तो नो लोड कंपोनेंट ऑफ ब्रांच वाला करंट होगा प्लस लोड कंपोनेंट ऑफ ब्रांच होगा, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, एक तो प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। ओके, तो प्राइमरी साइड इक्वेशन वही बनेगी जो पहले थी बच्चों आपकी, -E2 प्लस I1R1 प्लस JI1X1। सेकेंडरी इक्वेशन की बात करूं, E2 बराबर V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें दिखानी है। अब ये चीजें हमें फेजर के अंदर ड्रॉ करनी है बच्चों, तो फेजर बनाएंगे इनका। अब बच्चों फेजर बनेगा अलग अलग कंडीशन में, देखो भाई V1 इक्वेशन तो आपको याद ही है, वही इक्वेशन है, और E2 वाला मैं लिख देता हूं। E2 इक्वेशन हमारी क्या आई थी, E2 बराबर V2 प्लस I2
R2 प्लस I2 और X2, ये हमारे पास इक्वेशन थी अभी जो सेकेंडरी साइड आई है। अब देखो बच्चों, फेजर बनाना है तो सबसे पहले आपको वो कंपोनेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। फाई दिखा दिया, IM दिखा दिया और आपने IW दिखा दिया, करेक्ट है, और आपने I0 दिखा दिया। अब बच्चों लोड लगा है, तो लोड लगा है तो एक चीज क्लियर है, अब E2 जो है वो आपका बच्चों V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 इन दोनों का सम है। इसका मतलब बच्चों E2 आपको दिखाना पड़ेगा। अब एक चीज और है, E2 जो है वो E1 से थोड़ा कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब आप सबसे पहले क्या दिखाओगे? V2। अब बच्चों V2 बिल्कुल इसके रेफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा गैप आएगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये गैप क्रिएट करेंगे। इसका मतलब V2, अब आपने कंसीडर किया कि बच्चों लोड क्या है? लैगिंग है। लैगिंग है तो आप I2 करंट को थोड़ा सा लैगिंग दिखा दोगे V2 के, समझ रहे हो? तो V2 दिखाने के बाद सबसे पहले आपको करंट दिखाना पड़ेगा I2। क्या दिखाना पड़ेगा? करंट I2। अब आप I2R2 दिखा दो। I2R2 बिल्कुल किसके आएगा? I2 के पैरेलल। और I2X2 बच्चों बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगा आपके किसके? I2R2 के, और जहां पे ये मिलेगा वो पॉइंट हमारा होगा E2, क्योंकि E2 V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 का फेजर सम है। I2R2 को कैसे दिखाना है? I2 के पैरेलल दिखाना है, और हमने लोड लिया लैगिंग। इसका मतलब I2 जो है सेकेंडरी वोल्टेज से क्या करेगा? लैग करेगा। ओके, अब एक चीज और, लोड लगा होगा तो बच्चों प्राइमरी साइड एक नया करंट इंट्रोड्यूस होगा जो आपका I2 के इक्वल और अपोजिट होगा, उसे आप कहोगे I1 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि I1 डैश और I0 इन दोनों का फेजर सम क्या होगा? I1 होगा, करेक्ट है। ओके, बस उसके बाद कुछ नहीं बच्चों, उसके बाद वही V1 वाला इक्वेशन आपको दिखाना है, माइनस E1। I1R1 को किसके पैरेलल दिखाओगे? I1R1 को आप पैरेलल दिखाओगे किसके? I1 के, और जस्ट इससे 90 डिग्री पे आप दिखाओगे I1X1, और ये हो जाएगा हमारा V1। ओके, अब बच्चों अगर आपको बोले कि लीडिंग लोड के लिए फेजर ड्रॉ करो तो कुछ नहीं करना, ये वाली चीज आएगी, V2 अपना यहीं पे रहने दो और V2 से 90 डिग्री लीड दिखा दो। V2 से, सॉरी 90 नहीं, θ2 एंगल पे लीड दिखा दो I2, और I2 के अपोजिट I1 डैश इधर आ जाएगा बच्चों, और फिर I1 थोड़ा सा खिसक के इधर आ जाएगा। वही सेम चीजें हैं, I2R2 हो गया, और ये हो गया आपका I2X2 E2, बस ये हो गया I2Z2। फिर फेजर में कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टिव लोड के लिए बच्चों आप खुद से ट्राई करो फेजर बनाने की, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा फेजर यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। JN में ना तो कोई फेजर पूछता है, ना ही कोई इसका यूज है, लेकिन थोड़ा मैंने बनाना बता दिया है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, तो पहले मैं आपको सेपरेट करके बता देता हूँ। देख बच्चों, ट्रांसफार्मर में एक तो हमें ये वाली ब्रांच दिखानी है, एक मिनट, तो हमें ये तीन कंपोनेंट तो दिखाने पड़ेंगे। अब ये तीन कंपोनेंट दिखाने के लिए एक तो आपको कोर कंपोनेंट दिखाना है, एक आपको प्राइमरी ब्रांच का कंपोनेंट दिखाना है, और एक आपको सेकेंडरी ब्रांच का कंपोनेंट दिखाना है। इन तीनों को ऐड करके ही आपका क्या प्राप्त होगा? आपको इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त होगा। ये वाला सर्किट अभी हमने बनाया है फेजर डायग्राम में, ये भी फेजर डायग्राम में हमने बनाया है, और ये भी फेजर डायग्राम में हमने बनाया है, ठीक है। ओके, अब देखो इधर जरा, अब इन तीनों कंपोनेंट को एक साथ कनेक्ट कर दो। तो जब एक साथ कनेक्ट करोगे तो R1 JX1, ये RW X म्यू, E2
R2X2, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ट्रांसफार्मर का। एक चीज ध्यान रखो, ये आई नॉट कितना होता है बच्चों? आई नॉट होता है 3 से 5% या 2 से 5%, तो कोई ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है। इसका मतलब इस ब्रांच को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? इस ब्रांच को हम ओपन सर्किट कंसिडर कर सकते हैं। ओपन का मतलब नेग्लिजिबल ब्रांच मान सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हम एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाएंगे। तो आप इसको पहले भी खिसका सकते हो, क्योंकि इसका कोई असर तो पड़ना नहीं है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल ब्रांच है। अगर नेग्लिजिबल है तो I1 आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा किसके? I1 डैश के इक्वल आएगा। समझ गए कहानी? ओके। तो कहने का मतलब आप उस सर्किट को ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे दिखा के, ठीक है। IW RW IM X म्यू मतलब पहले भी दिखा सकते हो। और I1 जो आपका करंट है बच्चों, वो क्या है? इन दोनों का सम है I नॉट, और इधर जो करंट जा रहा था आपका I1 डैश, इन दोनों का क्या है? सम है। E2 I2 R2 JX2। I नॉट को अगर आप नेग्लिजिबल मानो तो इसको हटा भी दो, ठीक है। ये 2 से 5% होता है। ओपन सर्किट ब्रांच कंसीडर करते हैं। आगे जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो ये सर्किट हमारे काम आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम एक तरीका और इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके के कुछ फायदे भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसफरिंग पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पैरामीटर ट्रांसफर करो, पैरामीटर का मतलब सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस प्राइमरी साइड लेके आ रहे हो, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड लेके आ रहे हो, सेकेंडरी साइड का लोड इंपीडेंस प्राइमरी साइड लेके आ रहे हो, तो वो सब चीजें ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी पैरामीटर ट्रांसफर करो, मान लो सेकेंडरी साइड से उसको लेके आ रहे हो प्राइमरी साइड, तो बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि लॉसेस चेंज नहीं होने चाहिए। भाई वो पैरामीटर मान लो R2 है, R2 सेकेंडरी साइड है, तो R2 में लॉसेस क्या होंगे? I2 स्क्वायर R2। अब आप उसको क्या कर रहे हो? प्राइमरी साइड लेके आ रहे हो, तो प्राइमरी साइड करंट फ्लो हो रहा है I1। इसका मतलब I1 स्क्वायर R2 कभी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए कहानी? ओके। हर किसी में यही कंडीशन लगेगी, यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी आप पैरामीटर को रेफर करो, बस लॉसेस चेंज नहीं होने चाहिए, पावर नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड लेके आ रहे हैं। किसको? सेकेंडरी रेजिस्टेंस को। तो जब सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड लेके आ रहा हूं तो मैं उसको बोलता हूं R2 डैश। क्या बोलता हूं? R2 डैश। अब सुनो इधर, जब आपका R2 डैश सेकेंडरी साइड था तो उसमें लॉसेस क्या हो रहे थे? सर I2 स्क्वायर R2 लॉसेस हो रहे थे। जब आपने इसको प्राइमरी साइड लिया तो इसमें लॉसेस क्या हो रहे हैं? सर I1 स्क्वायर R2 डैश हो रहे हैं। तो कंडीशन क्या है? अगर आपको पैरामीटर को रेफर करना है तो लॉसेस चेंज नहीं होने चाहिए। लॉसेस आपके क्या रहने चाहिए? बराबर रहने चाहिए I1 स्क्वायर R2 डैश बराबर रहना चाहिए I2 स्क्वायर R2 के। तो R2 डैश क्या होगा आपका? I2 अपॉन I1 का स्क्वायर R2। समझ गए कहानी? अब एक चीज बताओ, I2 अपॉन I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो हमने टर्न रेशो माना हुआ है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, I2 अपॉन I1 N1 अपॉन N2 बराबर के। तो मैं इसको क्या रेफर कर सकता हूं? के। तो मेरा जो सेकेंडरी पैरामीटर जब प्राइमरी साइड आ जाएगा R2 डैश, तब ये बन जाएगा के स्क्वायर R2। समझ गए कहानी? ओके। अब एक बात बताओ, जो टोटल प्राइमरी साइड आपका रेजिस्टेंस आएगा जब सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड रेफर करोगे, तो वो एक चीज देखो, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का सम होगा क्या? R1 प्लस R2 डैश का सम होगा। सम होगा, इसका मतलब क्या है कि R1 प्लस R2 डैश मिलके आपका R01 बनाएंगे। तो R1 तो आ ही गया, R2 डैश को हम क्या लिखेंगे? के स्क्वायर R2। ओके। सिमिलरली बच्चों रिएक्टेंस के लिए अब एक चीज ध्यान रखो, आपने बच्चों उस नेटवर्क के अंदर पढ़ा हुआ है, जो चीजें हमारी
रेजिस्टेंस में लगती हैं, जैसे सीरीज में ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में फॉर्मूला जो लगता है, इंडक्टर के लिए भी सेम ही चीज लगती है। करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस जब निकालना है तो वो भी हमारा सेम तरीके से ही आएगा। कहने का मतलब x01 इक्वल टू x1 प्लस के स्क्वायर x2, और के हमारा यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान रखना, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो माना है वो I2 अपॉन I1 N1 अपॉन N2 माना है। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा R2 अपॉन के स्क्वायर लिखा है, तो के स्क्वायर अपॉन में जिन्होंने लिखा है ना उन्होंने उल्टा माना है, उन्होंने N2 अपॉन N1 माना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, जब आप अपॉन में N2 अपॉन N1 लिखोगे तो आएगा यही, N1 ऊपर चला जाएगा। समझ गए कहानी? ओके। और ये दोनों याद रखना है, इन पे न्यूमेरिकल आता है छोटा सा एग्जाम में। आ जाओ नेक्स्ट। अब बच्चों एक बात करें, आप सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी साइड लेके जा रहे हो तो वही सेम चीज रहेगी, पावर नहीं बदलनी चाहिए। तो सेकेंडरी साइड पावर क्या आती है, V2I2। प्राइमरी साइड पावर क्या है, V2 डैश I2। तो जब आप सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी साइड रेफर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, V2 इंटू I2 अपॉन I1। इसका मतलब V2 डैश इक्वल टू V2 के। सिमिलरली बच्चों जब सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 लेके जाओगे, जब आप E2 को प्राइमरी साइड लेके जाओगे तो E2I2 बराबर E2 डैश I1। तो E2 डैश हमारा क्या आ गया, E2I2 अपॉन I1। तो हमारा E2 डैश क्या आएगा, बराबर E2 इंटू के। ओके नेक्स्ट। फिर बच्चों वही चीज, जब आप प्राइमरी पैरामीटर को सेकेंडरी साइड लेके जाओगे, मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, क्यों, क्योंकि बच्चों हमें तो रिजल्ट याद होना चाहिए, इन पे छोटा न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when secondary parameter referring to primary side, find out equivalent resistance when primary parameter refer to secondary side। ओके तो R2 नॉट बराबर हमारा R2 R1 डैश, तो R1 डैश निकलेगा कैसे, तरीका मैंने बता ही रखा है, वही पावर नहीं चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब इधर जो पावर है I1 स्क्वायर R1, वो हमारी इधर जो पावर है I2 स्क्वायर R1 डैश वो सेम होनी चाहिए। तो सेम होगी तो हमारे पास R1 डैश निकल के आएगा I1 अपॉन I2। तो I1 अपॉन I2 को क्या लिखोगे भैया, 1 अपॉन K लिखोगे, तो हमारे पास निकल के आएगा R1 डैश बराबर R1 अपॉन K स्क्वायर। सिमिलरली X के लिए होगा बच्चों, बस ये फॉर्मूला याद रखो। वहां पे मैंने पिछली बार जब मैंने सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर किया था तो मैंने रिएक्टेंस निकालना नहीं बताया था, यहाँ देख लो, जब आप X1 को सेकेंडरी साइड लेके जा रहे हो तो यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो हैं I1 X1, और यहाँ पे हमारे लॉसेस क्या होंगे, I2 X1 का स्क्वायर। अब ये दोनों सीरीज में है तो ऐड होंगे तो X2 नॉट बराबर X2 प्लस X1 डैश, लेकिन X1 डैश निकालेंगे कैसे, तो ये तरीका होगा। अब X1 डैश हमारे पास आएगा I1 अपॉन I2 इंटू X1 डैश कितना आ गया, X1 अपॉन K स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, फॉर्मूला क्या है, R01 क्या है बच्चों, R01 है आपका R1 प्लस R2 इंटू के स्क्वायर, और R02 कैसे निकलेगा, R2 प्लस R1 अपॉन के स्क्वायर, और K को हमने क्या माना है, I2 अपॉन I1 बराबर N1 अपॉन N2। कुछ किताबों में अलग दिया हुआ है, बोथ आर करेक्ट, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ओके अब बच्चों दोबारा इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, क्योंकि बच्चों वो तो इक्विवेलेंट सर्किट था ही, अब हमें सेकेंडरी पैरामीटर को और प्राइमरी पैरामीटर को एक दूसरे की साइड रेफर करके बनाना है। तो मैंने यहाँ जो सर्किट बनाया है, एक चीज देखो, ये जो इतना सर्किट है बच्चों, ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट है। एक बार फिर देख लो, मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। ओके ये इतना जो सर्किट है ये तो प्राइमरी साइड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी साइड रेफर करके इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। तो देखो जरा इधर वापस चलते हैं। ओके तो ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, और ये ओपन सर्किट ब्रांच है, आपको मैंने बता ही दिया।
अब बच्चों सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड लाओगे तो क्या कहलाएगा, R2 डैश। सेकेंडरी रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड लाओगे तो क्या कहलाएगा, X2 डैश। सेकेंडरी लोड इंपीडेंस को प्राइमरी साइड लाओगे तो ZL डैश। और ये हो गया हमारा V2 डैश। ओके, अब बच्चों एक चीज देखो ध्यान से, हम इस ब्रांच को हटा भी सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। वैसे एक्चुअल के अंदर I1 बराबर I0 और I1 डैश, इनका क्या होता है, फेजर सम होता है। ठीक है, क्या होता है, फेजर सम। और फेजर सम के अकॉर्डिंग अगर देखें बच्चों, तो ये जो नो लोड करंट है ये बहुत ही कम होता है, 2 से 5%, तो हम इसको 0 रखें तो I1 हमारा लगभग I1 डैश क्या आएगा। इसका मतलब आप इस ब्रांच को हटा भी सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इस सर्किट को हम और सिंप्लीफाई करें तो और सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाया जा सकता है। अब आपको पता है ये आपका R01 होगा, ये X01 होगा, ये V1 डैश है ये आपका। तो R01 क्या होगा हमारा, R1 प्लस R2 डैश, R2 के स्क्वायर। वही सेम चीज चलनी है, बस आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया बच्चों, ये हमारा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। तो एग्जाम में क्या है, कई बार कन्वेंशनल आ जाता है। ऑब्जेक्टिवली तो बच्चों दिमाग लगाने की चीज है कि यहाँ से क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, है ना। ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन तो ट्रांसफरिंग पैरामीटर्स के पास से ही मिलेगा। जो ट्रांसफरिंग पैरामीटर मैंने बताए R01 X01, ये सब कैसे निकालते हैं, उन्हीं से ही आता है क्वेश्चन। ओके, आगे देखो, अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जरा इधर, आपके पास एक 50 केवीए ट्रांसफार्मर है जिसका टर्न रेशो आपको, मतलब वोल्टेज रेशो दे रखा है 2000/250, मतलब V1/V2 आपको दे रखा है टर्न रेशो, मतलब वोल्टेज रेशो। इट्स अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, मतलब R1 दे रखा है आपको, ओके, और आपको R2 भी दे रखा है। रिएक्टेंस भी दे रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, X1 और X2। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेफरिंग सेकेंडरी पैरामीटर टू प्राइमरी साइड देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। कुछ नहीं करना, सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी साइड लेके आना है और टोटल रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखो, इससे क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आएगा। मैंने तीनों एक साथ ले लिए हैं, R1 प्लस R2 डैश, R1 R2 डैश को हम लिखेंगे K स्क्वायर R2, वही। अब K क्या माना है हमने, V1/V2। हमने K क्या माना है बच्चों, V1/V2 बराबर N1/N2, यही माना है। तो आप यहाँ पे रख दो बच्चों K स्क्वायर की वैल्यू बराबर I2/I1, यही तो माना है। तो ये सारे बराबर होंगे, आप वैल्यू रख दो K की, यहाँ पे K की वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर लोगे तो आपके पास R01 निकल के आएगा 1.886। उसी तरह सिमिलरली X01 निकाल लो, बस फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट। फिर बच्चों Z01 निकालना है। तो Z01 क्या आएगा आपका, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो Z01 आएगा आपका R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। तो Z01 आ गया आपका 1.886 का स्क्वायर प्लस 8.2 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली बच्चों R02, X02 और Z02 निकालना है। आंसर मैंने लिख दिया है और फॉर्मूला भी लिख दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, इन ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज एंड करंट रिलेशन आर। तो आपसे पूछा है कि इस प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज और करंट रिलेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमने जो माना है, हमने ये माना है
बाकी कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन में दिया हो, लेकिन इसमें तो यही दे रखा है, बाकी नहीं मैच हो रहा। देखो या तो ये दिया होगा और या आपको दिया होगा V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1 बराबर I1 अपॉन I2 समझ रहे हो बात को? तो वो चीज भी नहीं मिल रही। इसका मतलब या तो ये देगा और या वो देगा, समझ रहे हो कहानी? तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा, पहला मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट मतलब आई नॉट की बात कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली इन रेंज ऑफ टाइम द रेटेड लोड करंट। इसका मतलब आपसे पूछा है कि आई नॉट IFL का कितना टाइम्स होगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो आ गया था यूपी के एग्जाम में, बस मैं यही दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। लेकिन बच्चों ऑप्शन एक भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 2 से 5% होता है IFL का। अब 2 से 5% होता है तो एक चीज बताओ, ना तो वो 0.1 होगा या तो 0.002 होना चाहिए। चलो मान लो 0.001 ही मान लो, तो यहाँ पे एक चीज और लगनी चाहिए कि 0 होना चाहिए, है ना? वो नहीं है ऑप्शन में। अब 2% तो है नहीं, हमें दे रखा है 5% वाला। इसका मतलब यहाँ पे 0 होना जरूरी था, तब हम कहते हैं कि 0.05 टाइम्स ऑफ IFL। समझ गए कहानी? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ओके, इन ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ऑन लोड की बात कर रहा है, द टोटल प्राइमरी करंट गिवन बाई, मैं पहले ही बता चुका था ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चों, प्राइमरी करंट जब लोड लगा होगा तो एक चीज ध्यान रखो, एक तो हमारा आई नॉट आएगा, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। अब बच्चों यहाँ देखना ये है कि ये तो दो करंट का कंपोनेंट होता है, शायद ये ट्रांसफार्मर आइडियल है। यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों प्रैक्टिकली तो नहीं आएगा ये। यहाँ पे एक चीज और लिखना, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है? ओके, हो सकता है क्वेश्चन में उन्होंने मिस्टेक की है। तो प्रैक्टिकली तो आई नॉट प्लस I1 डैश का सम होता है, तो I1 डैश तो दोनों में ही आएगा, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट तो दोनों में ही आना है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ओनली IM आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो IW भी आएगा। इसका मतलब बच्चों 59 का आएगा बी। क्या आ जाएगा? बी। 59 का आपका आंसर आएगा बी, सम ऑफ IM I1 डैश। ओके, नेक्स्ट, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बच्चों, रिपीट हुआ है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, ये मैंने जिस बुक में से लिया है, बार बार रिपीट दिखा रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, लेकिन आप देखते रहो कि किस टाइप का लेवल आता है JN और AN के एग्जाम में। द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 11। रेसिप्रोकल दे रखा है बच्चों, एक बात बताओ, हमने जो टर्न रेशियो माना है वो ये माना है, तो ये तो K है, लेकिन इनका जो रेसिप्रोकल है मतलब 1 अपॉन K, इनका जो रेसिप्रोकल है N2 अपॉन N1, भाई उल्टा, वो हमें दे रखा है 11, और I1 अपॉन I2 ये हमें दे रखा है 11। तो हमें पूछा है कि I2 अपॉन I1 निकालो। तो अब एक चीज बताओ, यहां से अगर हम I2 अपॉन I1 निकालने लगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो यहां से I2 अपॉन I1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिलेशन टू ए ट्रांसफार्मर द रेशो 20:1 इंडिकेट दैट। SSC 2017 में उसने बोला है कि ये जो चीज हमने लिखी है ये क्या बताती है, किस चीज को इंडिकेट करती है। तो ये मैं आपको बता देता हूं किसको इंडिकेट करती है। देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी साइड हर 20 टर्न के लिए, क्योंकि बच्चों ये रेशो है, और रेशो आपको पता है पूरा नंबर नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई मैंने यहाँ पे लिखा 5:10, तो क्या ये रेशो है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन रेशियो क्या होता है? 1:2 होगा। इसका मतलब हर एक के लिए दूसरी साइड 2 है,
और वही मतलब यहाँ पे है कि हर प्राइमरी साइड 20 टर्न के लिए, कि प्राइमरी साइड जब आप 20 टर्न बनाओगे तब आपका सेकेंडरी साइड 1 टर्न बनाना है। समझ गए कहानी? तो कहने का मतलब फॉर एवरी 20 टर्न ऑन प्राइमरी देयर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी। नेक्स्ट आएगा 62। कंपेयर टू द सेकेंडरी ऑफ ए लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एज। भाई लोडेड स्टेप अप का मतलब है सेकेंडरी टर्न प्राइमरी टर्न से ज्यादा, सेकेंडरी करंट प्राइमरी करंट से कम, और सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा, तभी वो स्टेप अप होगा। करेक्ट है? इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी साइड वोल्टेज आपका कम है, क्योंकि उसने बोला है कि प्राइमरी साइड क्या होगा। भाई स्टेप अप का मतलब सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज्यादा प्राइमरी साइड कम। इसका मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पावर मेंटेन रखनी है, V इंटू आई मेंटेन रखना है। समझ गए कहानी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, तो इसकी केवीए रेटिंग पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो बच्चों, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि केवीए रेटिंग फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब है आप रिलेशन बनाओगे F2 अपॉन F1। F2 आपको 50 दे रखा है और ये 400 दे रखा है 1/8। इसका मतलब सेकेंडरी केवीए रेटिंग आपकी प्राइमरी केवीए रेटिंग से 1/8 रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, आपको वोल्टेज रेशो दे रखा है, केवीए रेटिंग दी हुई है 66 टर्न इन द सेकेंडरी, द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न। तो भाई आपको सॉरी ये 60 टर्न है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कितने टर्न है। 60 नहीं है, 66 ही है, मैंने ऑप्शन में गलत लिख दिया। ओके चलो देख लो। आपको प्राइमरी टर्न रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, को बताने की जरूरत है ही नहीं। तो N1 क्या होगा आपका? V1 अपॉन V2 इंटू N2। तो N1 आपके पास निकल के आएगा 660। ठीक है, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है बच्चों, आप जिस लेवल की तैयारी करते हो उस लेवल पे अगर आपको पढ़ाया जाए तो हर कंपटीशन का अपना अपना लेवल होता है। लेकिन वो क्या है कि जानबूझ के कुछ फैकल्टी डराती है कि ये नहीं करोगे वो हो जाएगा, तो आप डर के मारे क्या करते हो, चीजें ज्वाइन करते हो। तो आजकल क्या चल रहा है? डर का व्यापार चल रहा है, डर का बिजनेस चल रहा है। स्टूडेंट में क्या है? डर डाला जा रहा है कि ये चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं, मशीन नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो वो डर इतना भर देते हैं और उसमें बच्चा क्या होता है, डर के मारे चीजें खरीदने लगता है और उनको बेनिफिट होता है। तो आजकल डर का व्यापार चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। टीचर फिर स्टूडेंट को डरा रहा है। मैंने भी देखा है, 3-4 साल हो गए, एक कोचिंग थी जहाँ पे स्टूडेंट को क्या है कि ऐसे डराया जाता था, है ना। तो डर के मारे क्या है कि वो एकदम फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था। और 2 साल तक वो बच्चा उस कोचिंग में रहा और उसको मैंने जो जो उन टीचर का बिहेवियर था उनको डराया, है ना। तो पढ़ने में तो होशियार था ही, वो अंडर प्रेशर रहता था तो कभी भी अच्छी रैंक नहीं ला पाया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो निकल गया वहां से और अच्छी रैंक लेके आया गेट में इस बार। समझ रहे हो? तो ये टीचर को ये भी नहीं करना चाहिए, है ना, कि क्योंकि प्रेशर नहीं डालना चाहिए ज्यादा। तो डरा के और प्रेशर डाल के कि ये करो वो करो और फलाना धिमका, बस वही चीज है। चलो नेक्स्ट चीज देखो, ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो 1:5। ओके, ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, मतलब R2 आपको दे रखा है बच्चों। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपसे पूछा है कि अब R2 दे रखा है, R1 दिया नहीं, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि आपको R2 डैश निकालना है। कि प्राइमरी साइड जब करंट फ्लो हो रहा है तो आपको R2 डैश निकालना है। तो R2 डैश क्या होगा? R2 के स्क्वायर, फॉर्मूला याद ही है, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। कोल इंडिया के अंदर 2017 के अंदर ये आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In a transformer, magnetic coupling between the primary and secondary circuit can be increased by। तो भाई कपलिंग बढ़ानी है तो हम क्या करें? कपलिंग बढ़ाने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करना। ये तो कोई रीजन है नहीं बच्चों। टाइट कपलिंग करनी है तो या तो आप लो रिलेक्टेंस मटेरियल यूज में लो, मतलब जिसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई हो, है ना। तो पहली बात है कि इसका तो कोई रोल है नहीं भाई। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, वैसे भी लूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल फॉर वाइंडिंग, तो ये भी कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब है तो ठीक है। हाँ भाई ये मटेरियल हम यूज में लेते हैं, लेकिन कपलिंग के अगर बात करें तो कपलिंग का मतलब यही होता है बच्चों। मैं आपको छोटी चीज बताऊं, सर्किट में मैंने बताया था कि कपलिंग का मतलब आप ये समझो कि कोर से फ्लक्स लीक हो ही ना, तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर कोर का रिलेक्टेंस हो बहुत ही कम, क्योंकि रिलेक्टेंस बहुत कम होगा तो फ्लक्स हमेशा वही रास्ता चूज करता है जो आसान होता है, और आसान रास्ता कोर के लिए क्या होगा, सॉरी फ्लक्स के लिए क्या होगा, लो रिलेक्टेंस कोर। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे हो कहानी? ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ पर टर्न ऑफ सिंगल फेस, ये आपको V1 by V2 दे रखा है। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट, मतलब ईएमएफ पर टर्न 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 12 वोल्ट। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न निकालना है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर बात करें बच्चों, तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है V1 by V2 बराबर E1 by E2 बराबर N1 by N2, यही होता है रिलेशन। करेक्ट है, सही है। तो E1 by E2 हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, E1 और E2 हमें दे रखा है, और ये फॉर्मूला हमें पता ही है बच्चों। तो आपको नंबर ऑफ टर्न निकालना है, F भी दे रखा है, φm भी दिया हुआ है आपको। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर φm मैंने दिखाया नहीं है, वैसे दिया हुआ था φm, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई या क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। 0.054, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो, 5 भी दिया है, ये भी दिया है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि इस फॉर्मूले पे कैसा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे 5 का वैल्यू मैंने लिखा नहीं है, तो वो आप लिख लेना बच्चों, फ्लक्स का। उसके बाद में है सेकेंड क्वेश्चन, इन आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड प्राइमरी करंट। आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड प्राइमरी करंट, तो बच्चों खाली क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट ही होता है, यही होता है ना बच्चों। तो उसने पूछा है कि इज इन फेज विद V1, लीड V1 by 90 डिग्री, लैक्स V1 by 90 डिग्री। तो देखो बच्चों, फेजर बनाया होगा आपने लो लोड ट्रांसफार्मर का, IM और ये आपका V1। तो आपने IM को, जहां तक मैंने दिखाया था, IE लिखा था ना, तो ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैक्स बिहाइंड है, तो आपका आंसर आ जाएगा लैक्स V1 by 90 डिग्री। तो यहाँ पे लैक्स V1 by 90 डिग्री, लैक्स V1 बिहाइंड 90 डिग्री। वैसे तो दोनों ही करेक्ट है, पता नहीं कैसे ऑप्शन बनाते हैं ये। ठीक है, तो आपका आ जाएगा लैक्स V1 by बिहाइंड 90 डिग्री। ओके, तो बाकी बच्चों करेंगे कल। ओके, थैंक यू।